प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर नॉट स्टेबल। इनफैक्ट इनमें से अगर कोई मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल आपसे पूछे तो न्यूट्रॉन इज द मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल। 5 लोग जो 50-50-50 किलो के थे, ऐसे करके उन्होंने झप्पी पाई, उन्होंने एक लड्डू बनाया और वो जो लड्डू बना, 5 लोग जो 50-50 किलो के थे, कॉमन सेंस कहती है लड्डू होना चाहिए 200 किलो का। अगर ये पेन 100 ग्राम का है तो जो इसका मलबा बचे वो 95 ग्राम का और 5 ग्राम गायब हो जाए, ऐसा बोलते। अगर फाइनल मोमेंटम भी जीरो करना है तो कम से कम 2 पार्टिकल तो होने चाहिए, क्योंकि फोटोन रुका तो रहेगा नहीं, फोटोन तो भागेगा। हेलो 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 एवरीवन, तो मैं हितेश शर्मा लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 2 मॉडर्न फिजिक्स का, जो कि बहुत हाईली वेटेज रखने वाला टॉपिक है और NSEP 2023 को हम टारगेट कर रहे हैं इन क्लासेस में। इन क्लासेस में काफी ज्यादा अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस INPHO में आ सकने वाले या आ चुके वाले और IIT एडवांस के क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेक्चर नंबर 2 क्या कवर होगा आज कवर होगा मॉडर्न फिजिक्स का न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें बेसिकली 2 टॉपिक्स, मास डिफेक्ट एंड रेडियो एक्टिविटी, ये 2 मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। मास डिफेक्ट के साथ आप क्यू वैल्यू वगैरह भी जान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल समय बिना बर्बाद किए हुए चलिए करते हैं शुरू लेक्चर को लेकर प्रभु का नाम। समय बिताने के लिए करना है कुछ अच्छा काम, ठीक है। तो वो अच्छा काम है आज का लेक्चर। क्या करेंगे हम इस लेक्चर में? हम इस लेक्चर में PYQs देखेंगे, NSEP के, INPHO के, IIT एडवांस के, इस टॉपिक से मैक्सिमम टाइम्स आसान और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, हम कुछ थ्योरी भी करेंगे ऑब्वियसली इन शॉर्ट, और हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ इन टॉपिक्स या इन एग्जाम्स के अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस FYQs, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों ये सब कवर होने वाला है, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास न्यूक्लियर फिजिक्स से। न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसा कि हमने कहा 2 मेजर टॉपिक्स हैं, एक है मास डिफेक्ट, क्यू वैल्यू वगैरह, और दूसरा है रेडियो एक्टिविटी। एक एक करके हम एक टॉपिक को कवर करेंगे और फिर उस टॉपिक को कवर करने के बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें कई सारे क्वेश्चन PYQs भी होंगे और कई सारे नए भी होंगे। तो चलिए थ्योरी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय मास डिफेक्ट, व्हाट डू मीन बाय मास डिफेक्ट। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर फोर्सेस they are short range, बहुत शॉर्ट रेंज है, और नो सिंपल एक्सप्रेशन फॉर देम, इनके लिए कोई हमारे पास एक्सप्रेशन सिंपल फॉर्म में नहीं है, एक्सप्रेशन फॉर देम, और ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये चार्ज पर निर्भर नहीं करती, मतलब प्रोटॉन के बीच लगने वाली न्यूक्लियर फोर्स बराबर होती है जो
न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगती है और बराबर होती है जो न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगती है। यस, इट डिपेंड्स ऑन स्पिन, डिपेंड्स ऑन स्पिन, स्पिन पर निर्भर करती है। और तो बस इतना जानना काफी है। अब इससे होता क्या है, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या बला है और ये हमें कैसे इस टॉपिक के बारे में काम की बातें बताती है। तो मास डिफेक्ट जान रहे हैं। मास डिफेक्ट क्या है, ऐसा मान सकते हो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस विच इज कंसिस्ट ऑफ Z protons and A minus Z neutrons, A minus Z neutrons. But ये देखा जाता है मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस जो है, जो कि Z प्रोटॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन से ही बना है, वो कम पाया जाता है Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन की, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखूं तो मास ऑफ न्यूक्लियस कम है, जैसे कि 5 लोग जो 50-50-50 किलो के थे, ऐसे करके उन्होंने झप्पी पाई, उन्होंने एक लड्डू बनाया और वो जो लड्डू बना, 5 लोग जो 50-50 किलो के थे, कॉमन सेंस कहती है लड्डू होना चाहिए 200 किलो का, बट नहीं, वो 200 किलो से कम हो जाता है। तो ये जो मास है ये गया कहां, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बनाए तो क्या हुआ, ठीक है। अब उस कहानी को समझते हैं। तो यहां थे Z प्रोटॉन्स और यहां थे A माइनस Z न्यूट्रॉन्स, A माइनस Z न्यूट्रॉन्स, ये मिले और इन्होंने बनाया न्यूक्लियस। सिर्फ न्यूक्लियस नहीं बनाया और स्टेबल बनाया। स्टेबल मतलब सिस्टम ने एनर्जी कहीं खो दी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर नॉट स्टेबल, इनफैक्ट इनमें से अगर कोई मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल आपसे पूछे तो न्यूट्रॉन इज द मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल। क्यों? क्योंकि वो प्रोटॉन से भी हैवी होता है, ठीक है। प्लस एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, इस इक्वेशन में एनर्जी रिलीज हुई, ENERGY, ठीक है। तो ये जो मास है, ये जो मास गायब हुआ, ये एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से हम एक आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करेंगे, E या डेल्टा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर बोल दो, इक्वल टू डेल्टा E इक्वल टू MC स्क्वायर बोल दो, या जैसा आपका मन करे, ठीक है। दोनों एक ही बात है, हम इस फॉर्म का ज्यादा यूज करेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय डेल्टा M? डेल्टा M इज द मास कन्वर्टेड टू एनर्जी, मास कन्वर्टेड टू एनर्जी। ये क्या अजीब सी बात है? बिल्कुल कोई अजीब सी बात नहीं है। मास इज ए वेरी कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरी वेरी कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कितनी एनर्जी रिलीज हुई? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 5 ग्राम मास इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू एनर्जी, कंप्लीटली कन्वर्टेड टू एनर्जी।
कन्वर्टेड टू एनर्जी। ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 5 ग्राम मास जो है वो एनर्जी में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया, मतलब अब वो 5 ग्राम मिलेगा नहीं, वो 5 ग्राम किसी और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी नहीं कन्वर्ट हुआ है, किसी और एलिमेंट में नहीं कन्वर्ट हुआ है। जैसे कि ये पेन बुश गायब हो जाए, गायब। या फिर इस पेन, अगर ये पेन 100 ग्राम का है तो जो इसका मलबा बचे वो 95 ग्राम का हो और 5 ग्राम गायब हो जाए, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो 5 ग्राम व्हेन कन्वर्टेड टू एनर्जी, तो एनर्जी रिसीव्ड या एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड विल बी हाउ मच इज इक्वल टू 5 ग्राम, ग्राम को केजी में करते हैं, दिस मच केजी इंटू सी स्क्वायर, सी इज 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, ये हो गया 9 इंटू 5 45 इंटू 10⁸ 16 और -3 तो +13, 4.5 इंटू 10⁻14 जूल। समझ रहे हो ये क्या एनर्जी है? 4.5 इंटू 10⁻14, इतने लोग नहीं हैं, इतने क्या कि कुछ छोटी परसेंटेज भी नहीं है लोगों की। ठीक है, so this much joule of energy is released when 5 ग्राम is completely converted to energy। ठीक है, ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिहिलेशन। ठीक, उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, तो अब होता कैसे है ये एनिहिलेशन? ठीक है, when a particle प्लस एंटी पार्टिकल, एक पार्टिकल प्लस उसका एंटी पार्टिकल अगर कंबाइन करते हैं तो सीधे आपको मिलता है एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स का कोई मास तो है नहीं, और जनरली वो फोटॉन्स गामा फोटॉन्स होते हैं जनरली, क्योंकि हाई एनर्जी फोटॉन्स, सबसे हाई एनर्जी फोटॉन्स गामा फोटॉन्स ही। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है और एक उसका एंटी पार्टिकल जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन व्हेन कंबाइन दे गिव्स बुश। ठीक है, दे गिव 2 गामा फोटॉन्स। अब Y2 ये दोनों भी रेस्ट पर थे, मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों भी रेस्ट पर थे, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था। अगर फाइनल मोमेंटम भी 0 करना है तो कम से कम 2 पार्टिकल तो होने चाहिए, क्योंकि फोटॉन रुका तो रहेगा नहीं, फोटॉन तो भागेगा। तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास और पॉजिट्रॉन का मास बराबर होता है। ठीक है, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आई डोंट नो दैट केजी वगैरह में कितना होता है। ठीक है, बट हाँ, मुझे कुछ और कन्वर्टिंग फैक्टर्स पता हैं, तो मैं इंटरनेट की सहायता लेकर आपको ये भी बता देता हूँ मास कितना है। ठीक है, वैसे ये वैल्यू याद करने की आपको भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दी होती है। ठीक है, तो घबराएं ना, शर्माएं ना, और ना ही परेशान हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, केजी में होता है 9.1 10⁻⁻31। वैसे मुझे यही लग रहा था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ पॉजिट्रॉन which is 9.1 into 10⁻⁻31 kg। बट AMU में बात करें तो 1/1840 AMU। ठीक है, ओके। और एक फैक्टर याद रखना है, व्हेन 1 AMU
1 AMU कौन है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास, ठीक है, इज ऑलमोस्ट 1 AMU कन्वर्टेड टू एनर्जी, converted to energy we get 931 MeV, we get 931 MeV of energy, ठीक है। एक AMU से हमें 931 MeV मिल जाती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस मच एनर्जी व्हेन 1 AMU इज कन्वर्टेड टू, जैसे निकाला था ना 5 ग्राम, ऊपर केजी वगैरह में यूज किया, अगर AMU में हो तो आप डायरेक्टली ये फैक्टर यूज कर सकते हैं, बहुत काम का फैक्टर है, आएगा, ठीक है। तो यहां हम निकाल सकते हैं कितना मास कन्वर्ट हो रहा है दिस, और कितने फोटॉन्स बन रहे हैं 2, तो क्या हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इज बेसिकली इतने ही मास के बराबर, तो 1/1840 इंटू 931 AMU या MEV, तो इट इज ऑलमोस्ट 0.5 MEV, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वगैरह निकाली जा सकती है, इतनी एनर्जी को आप लिख सकते हो, एनर्जी को EV फॉर्म में hc बाय लैम्डा, hc को हमने लिखा 12400 EV एंगस्ट्रॉम बाय लैम्डा, ठीक है। ये मेगा है तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा इज हाउ मच, 12400 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻⁶, हाउ मच, इसको 1 2 3 4, तो 2.48 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, पिकोमीटर की फॉर्म में आ गई, so that is obviously of the order of, मतलब 0.01 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में चली जाएगी, तो ये कुछ नहीं गामा फोटॉन्स ही है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको कुछ कुछ आइडिया दे रही हैं, ओके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिहिलेशन, इसके उल्टे प्रोसेस को, ठीक है, इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं एनिहिलेशन, एनिहिलेशन भस्म कर देना हिंदी में, और इसके उल्टे प्रोसेस को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, जब खाली जगह से मास उत्पन्न हो जाता है, एनर्जी 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 एंड बूम, मास कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोसेस लैब में इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए किए जा चुके हैं, तो ज्यादा अचंभित ना हो, ये सब किया जा चुका है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, मास डिफेक्ट जानने के बाद हम बात करते हैं क्यू वैल्यू पर, ठीक है। तो क्यू वैल्यू क्या है, कोई एक रिएक्शन होती है x + y आपको देता है W + Z प्लस एनर्जी, ठीक है। हाँ, एनर्जी ऐसा हो सकता है दे और ऐसा हो सकता है ओवरऑल एनर्जी ले, ठीक है। अगर एनर्जी रिलीज है तो उसको बोलते हैं, इफ एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, तो बोलते हैं एक्सोअर्जिक, एक्सोअर्जिक, बाहर फेंकी गई, ठीक है। और एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई तो एंडोअर्जिक, यहां थर्मिक क्यों नहीं, क्योंकि छोटी मोटी हीट की बात नहीं, हीट में तो बहुत कम एनर्जी होती है, उससे बड़ी एनर्जीज निकलती हैं। इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन तो हम बोलते हैं एंडोअर्जिक,
ठीक है, ओके, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये एनर्जी को ही क्यू वैल्यू बोलते हैं। दिस क्यू वैल्यू इज नथिंग बट क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अब ये एनर्जी निकालते कैसे? या हम निकालते हैं न्यूक्लियर मास डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। व्हाट इज डेल्टा एम देन? डेल्टा एम मास डिफेक्ट। तो न्यूक्लियर मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ प्रोडक्ट इज योर डेल्टा एम। ठीक है, तो यहां का न्यूक्लियर मास, यहां का न्यूक्लियर मास, इन दोनों का डिफरेंस इज योर डेल्टा एम, और डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर आप सीधे सीधे एनर्जी रिलीज्ड। और अगर न्यूक्लियर मास ऑफ रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट ज्यादा है तो एनर्जी कंज्यूम होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और अगर न्यूक्लियर मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, ठीक है, न्यूक्लियर मास मतलब न्यूक्लियस का ही मास लेना है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स चल रही है ना भाई, इलेक्ट्रॉन से बातें नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स तो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में तो ये न्यूक्लियर मास की वैल्यूज का गेम है सारा, ठीक है, ओके। तो अभी करना भी सीखेंगे, ठीक। तो इसमें बाकी सारी इक्वेशंस तो बिल्कुल कॉमन है, ठीक है, बाकी सारे डिकेज बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो उन पर भी हम बात करते हैं। जैसे एक डीके फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक, इस डीके को बोलते हैं हम बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके, व्हाट डू मीन बाय बीटा माइनस? चलो चारों डीके के बारे में बात करते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक। काम की बातें हैं। अल्फा डीके, अल्फा डीके, अल्फा डीके में क्या होगा? एक हीलियम 2,4 ये निकल के भागेगा, ठीक। तो कोई एलिमेंट है लेट से एक्स ZA, वो निकल के भाग रहा है Y में कन्वर्ट हो रहा है, Z से 2 कम हो जाएंगे और A से 4 कम हो जाएंगे। और कौन मिलेगा आपको? हीलियम या अल्फा पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 है। और एनर्जी, ये एनर्जी किस फॉर्म में? फोटॉन्स की फॉर्म में ना, ये एनर्जी इन्हीं की फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके। तो इसका न्यूक्लियर मास, इसका न्यूक्लियर मास, इसका न्यूक्लियर मास सब्ट्रैक्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। सो डेल्टा एम, ध्यान से जो बॉक्स में बनाऊंगा वो होगा एटॉमिक मास x, इसका मतलब x एटम का एटॉमिक मास में से z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये बन गया मास ऑफ रिएक्टेंट। सही बात है, एटम में से इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए तो मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस इस एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसमें Z-2 प्रोटॉन है तो Z-2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है, प्लस हीलियम, हीलियम का एटॉमिक, हीलियम के एटम का मास माइनस हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाएंगे, 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको भी आपने, आप इन दोनों वैल्यूज से जब आप डिफरेंस लेते हैं तो सीधे सीधे एटॉमिक मास का ही डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैंसिल हो गया, ZME यहां से आया, यहां से आप सॉल्व करके देखोगे तो माइनस ZME आएगा, ZME से माइनस ZME गायब हो गया, कैंसिल, खत्म, ठीक है। तो यही आ जाता है, डेल्टा एम इज सिंपली दिस। पर हर रिएक्शन में ऐसा नहीं आता। इनफैक्ट एक रिएक्शन है जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो है बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके में एक खुफिया बात होती है, वो ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैंसिल नहीं होते, ठीक है। तो बीटा प्लस इज अ ट्रिकी बिजनेस,
उसका डेल्टा एम ध्यान से लिखना। अभी हम इस पर आ गए और इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई वो इन्हीं दोनों को मिली, ठीक है। तो इसके बारे में खास बात क्या है, एज एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली अमंग अल्फा एंड वाई, ठीक है। अगर ये रेस्ट पर था तो मोमेंटम जीरो था, ठीक है, ठीक है। टेकिंग मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों का मोमेंटम बराबर और ऑपोजिट दिशा में होगा। इस वजह से आप सीधे सीधे बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी p²/2m इनवर्स मास के रेशियो में बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ke ऑफ अल्फा इज, जो भी Q वैल्यू, जो भी एनर्जी रिलीज हुई उसको इनवर्स रेशियो में बांट रहे हैं। यहां अल्फा का मास जो कि है 4 और यहां 4 प्लस मास ऑफ y जो कि है a-4। तो अल्फा को कितनी एनर्जी मिली, 4 इंटू क्यू, सॉरी इनवर्स रेशियो में बढ़ती है। तो ये अल्फा की नया होकर ये y की एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी ऑफ y। तो 4q ओवर a is the energy received by y. Energy received by alpha is inverse ratio q mass of y a-4 divided by 4 plus a-4, तो हो जाता है q इंटू a-4 by a, ठीक है। मतलब हर अल्फा को, थ्योरेटिकली हर अल्फा को इतनी एनर्जी मिल रही है और हर वाई को इतनी एनर्जी मिल रही है। तो ऑल अल्फा पार्टिकल्स will have a unique value of energy, have same value of energy, which is same value of energy तो इसको कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको सिंगल लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, सिंगल लाइन स्पेक्ट्रा, समझ रहे हैं ये बात। सारे अल्फा पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं उनके पास एग्जैक्टली इतनी ही एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक अल्फा कम एक अल्फा ज्यादा, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, बट थियोरेटिकली जब हम पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे सारे अल्फा सेम एनर्जी से निकल रहे हैं। तो सारे अल्फा को आप एक ही लाइन पर एक ही एनर्जी की वैल्यू से रिप्रेजेंट करा सकते हो, ठीक है। तो इसको कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा या सिंगल लाइन स्पेक्ट्रा भी नाम दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस क्या है, बीटा माइनस है इलेक्ट्रॉन, बीटा माइनस इज इलेक्ट्रॉन। तो बीटा माइनस डीके में क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। प्लस एक और अजीब सी चीज होती है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो का लगभग ना के बराबर मास, ना चार्ज, ठीक है। इनफैक्ट कई सालों तक तो इसको पहचाना भी नहीं गया था कि ये है, इतना शांत, इतना शाई पार्टिकल, इसको शाई पार्टिकल बोलते हैं। इसका इंटरेक्शन विद दी अदर पार्टिकल्स इज वेरी वेरी वीक, इसलिए इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें बहुत बहुत गहराई में जाकर लैब बनानी पड़ती है, माइंस वगैरह में लैब बनाई जाती है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। इस समय भी हजारों करोड़ों न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनोज अर्थ की पूरी कोर को या अर्थ की पूरी सतह को भेद के जा रहे होंगे
ठीक है, सन से ये फेंके जा रहे होते हैं। ठीक है, हाँ इस रिएक्शन में भी निकलते हैं। तो न्यूट्रॉन कम होगा, प्रोटॉन बढ़ जाएगा, मतलब कि एक एक्स एलिमेंट था जिसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A था। क्या बनेगा इसका, एक न्यूट्रॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ जा रहा है, तो Y जो बना उसमें Z+1, मास नंबर सेम, तो इसको बोलते हैं क्या, आइसोमर या आइसोटोप। ठीक है, तो ये आप खुद सोचकर बताएं, एटॉमिक नंबर सेम को क्या बोलते हैं, प्लस एक बीटा पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। ठीक है, इस बार एनर्जी 3 हिस्सों में बटेगी, तो यहां इनवर्स रेशो का कंसेप्ट नहीं चलता है, तो इसी वजह से बीटा विल हैव ए रेंज ऑफ एनर्जी, रेंज ऑफ एनर्जी। कभी न्यूट्रिनो ज्यादा एनर्जी ले गया, एंटी न्यूट्रिनो कभी कम ले गया, उसके हिसाब से बीटा की एनर्जी अलग अलग होगी, इसलिए इसको कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, या नॉन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। ठीक, और इसमें भी जब आप m वैल्यू निकालेंगे तो कोई आपको खास अंतर नहीं दिखेगा, आप सीधे सीधे इसका एटॉमिक मास, मतलब इसके एटम का मास माइनस इसके एटम का मास लिख सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब मगर जब बीटा प्लस की बात आती है तो बीटा प्लस को ध्यान से देखना जरूरी है। बीटा प्लस डीके, तो बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस क्या होता है, बीटा प्लस एक पार्टिकल है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, भारी पार्टिकल में, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट है X ZA, वो बीटा प्लस डीके शो करता है, तो एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, Y के पास Z-1, बट एक न्यूट्रॉन बढ़ने की वजह से मास नंबर सेम, फिर एक पॉजिट्रॉन निकलेगा प्लस एक न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। यहां भी जो एनर्जी है वो इन्हीं तीनों की एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, यहां भी जो पॉजिट्रॉन या बीटा प्लस पार्टिकल है उसकी वैरायटी ऑफ एनर्जी होती है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आता है। बट एक बात खास है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहां प्रोटॉन हल्का है और न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन भारी है, सो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप नहीं होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इट कैन नॉट बी द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अ नेचुरल डिके। हाँ, बीच में 2-3 अल्फा डिके हुए, वहां से खूब सारी एनर्जी इकट्ठा हुई, तो बीटा प्लस डिके भी हो जाएगा। ठीक है, उस एनर्जी का यूज करते हुए, तो इसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है पहले, तब आपको एनर्जी मिलेगी। ओके, इससे पहले ऊपर वाली इक्वेशन और अल्फा डिके आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब इसका m वैल्यू लिखते हैं ध्यान से। ठीक है, डेल्टा m लिख रहे हैं। सो एटॉमिक मास ऑफ X वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स माइनस करें, ZME। ठीक है, माइनस Y का एटॉमिक मास में से कितने इलेक्ट्रॉन्स माइनस करें, Z-1 Me, प्लस एक पॉजिट्रॉन का मास जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, सीधे Me लिख दो, प्लस बाकी और किसी का मास होता नहीं है, वैसे तो होता है न्यूट्रिनो का मास मगर ना के बराबर, इट इज शायद 10,000 गुना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन से भी। ठीक है, तो
कैलकुलेशन में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको हमने सॉल्व किया, इसको अगर आप देखें तो ये माइनस जेड एम ई प्लस, यहां प्लस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा 2, और माइनस माइनस प्लस, जेड एम ई कैंसिल, बट यहां हो चुका था माइनस प्लस, तो और अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा, एक्स का मास माइनस वाई का मास, और ये माइनस माइनस होके माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये डेल्टा एम निकल के आता है, दैट इज ए ट्रिकी बिजनेस। ठीक है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देता है, ये सारी बातें कभी भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम आ जाते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस पे। रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं, फिर सीधे क्वेश्चंस की बात करेंगे, या पहले क्वेश्चन देख लें। चलो दोस्तों, पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप के। ठीक है, NACP 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, ये बोलता है एक फिशन हो रहा है एक न्यूक्लियस का जो कि U235 है, और एक न्यूक्लियस रिलीज करता है इतनी एनर्जी इन एन एवरेज 200 MeV। तो कितना अमाउंट यूरेनियम चाहिएगा एक 1000 मेगावाट के रिएक्टर को चलाए रखने के लिए पूरे साल भर, सच दैट इसकी जो एफिशिएंसी है वो 30% ही है। ठीक है, तो समझें, एक न्यूक्लियस, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 10,000 मेगा जूल पर सेकेंड, सॉरी 1000 मेगा जूल पर सेकेंड। ठीक, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले वन न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 कितना देता है, 200 MeV। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1000 मेगा, 1000 इंटू दिस मच जूल पर सेकेंड। ठीक है, मेगा को हमने जूल बना दिया, 10⁻⁶ जूल पर सेकेंड चाहिए, दिस इज मेगावाट। ठीक है, और एक साल तक चाहिए, तो एक साल तक कितनी एनर्जी हो गई, ये एनर्जी हो गई एक सेकेंड में इतनी, तो 60 सेकेंड, 60 मिनट, आवर्स हो गए 24 घंटे इंटू 365, ये हो गया 107। हाँ, लीप ईयर नहीं मान के चल रहे हैं इसलिए 365 लिख रहे हैं। ठीक है, तो इतने जूल एनर्जी चाहिए, तो कितने न्यूक्लियस लगेंगे, मान लो n न्यूक्लियस लग रहे हैं, n न्यूक्लियस। ठीक है, तो n न्यूक्लियस, और यहां तो मास बताना है। ठीक है, इक्वल टू मास ले लेते हैं, केजी में ले लें, m मास। ठीक है, m kg को डिवाइड किया, पहले तो m kg को आपने मल्टीप्लाई किया ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से। ठीक है, 1 kg यूरेनियम था तो 1000 ग्राम, फिर उसको डिवाइड किया उसके मोलर मास से 235, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स, इसको मल्टीप्लाई किया Na से, ये आ गए नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और हर न्यूक्लियस ने दी 200 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब ये भयंकर कैलकुलेशंस आपको करनी है दोस्तों, जिससे m kg में आ जाएगा। चलो करें, आगे बढ़ें। ठीक है, लेकर प्रभु का नाम, थोड़ी सी कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर पे भी डाल देंगे। तो 365 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 24, 6 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 10⁻, यहां आ गई 9 और 2 11, इक्वल टू m
बाय 235 इंटू ये हुआ 6 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 3 23 26 और 6 32 माइनस 19 13। ठीक है, और ये हुआ 10⁻², 10⁻²। ठीक है, और अगर आप चाहो तो 100 से 100 2.35 बना दोगे। ठीक है, तो मास की वैल्यू आ रही है अब आपके पास 365 इंटू 36 इंटू 24 इंटू 2.35 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 इंटू 1.6, और ये जो वैल्यू आएगी ये केजीज में आएगी। तो 6 से पहले तो ये 6 कर दो और ये 2 से 3 कर दो। ठीक है, अब कैलकुलेटर की सहायता ली जाए, लेकर प्रभु का नाम। तीन 365 गुणा 3 इंटू 24 इंटू 2.35 बराबर डिवाइडेड बाय 1.6 इक्वल 3 दिस मच केजी। हाँ, अभी तुमने 100% एफिशिएंसी मान ली थी भाई। ठीक है, इसको अगर टन में कन्वर्ट कर दें, टन होता है 1000, तो 38, 10 का और कोई फैक्टर तो नहीं रह गया ना। ये आ रहा है 38.5। ठीक है, टन 10⁻³ kg। ठीक है, ये हमने एफिशिएंसी को माना 100%। मगर अगर 30% हुई तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा लगेगा। कितना? दिस मच kg if efficiency is 30%, if efficiency is 30%, mass required is m divided by 0.3, तो इसको 0.3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 38.5 इंटू 10⁻³ बाय 0.3। ठीक है, तो कुछ आ जाएगा, आई थिंक इसका ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ए बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, विच इज 1280 टन। ठीक है, टन। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो इस बात का ध्यान आप रख सकते हैं। और हम नेक्स्ट पर चलते हैं, which is 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इसको। न्यूक्लियस डिके करता है, बीटा एमिशन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मास वगैरह की वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैन हैव। अब वो ये नहीं पूछ रहा है कितनी एनर्जी, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल पाना तो मुश्किल है। ठीक है, वो पूछ रहा है मैक्सिमम के केस में क्या होगा। आप बोल सकते हो जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई वो ये लेके भाग गया, इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो हमने यही बोला कि सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दो, दैट कैन बी द मैक्सिमम एनर्जी।
तो बस इसकी Q वैल्यू निकालनी है और वो इलेक्ट्रॉन को दे देनी है। तो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, ये क्या दे रखा है, ये दे रखी है इनकी एटॉमिक मास, और ये बीटा माइनस डिके है तो ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधे सीधे इनका डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो डेल्टा एम हम निकाल भी सकते हैं, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे और ये ऐड कर देंगे, तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस ही आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, Q वैल्यू इज मास ऑफ नियॉन माइनस मास ऑफ Na, सीधे सीधे। एटॉमिक मास दे रखे हैं 22.99466 माइनस 22.989770 डिफरेंस लिया इज हाउ मच, या 6 नहीं, यहाँ इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, 6 में से 0 गया, ठीक है, ये 16 में से 7 गए 9, 3 13 में से 7 गए 6, यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गए 4, 1 2 0, दिस मच AMU। ठीक है, और दिस मच AMU तो मैक्सिमम के मैक्स इज इक्वल टू 931, एक AMU से मिलता है और इतने AMU में मल्टीप्लाई कर दो, 0.004696। ठीक है, फिर से कैलकुलेटर की हेल्प लगेगी दोस्तों, और हम कैलकुलेटर को भूल कैसे गए, कहाँ गया कैलकुलेटर, चैप्टर में कैलकुलेटर की हेल्प जरूर लगती है। ठीक है, तो 0.00496 इंटू 931 इज इक्वल टू 4.37 MeV, which is option A. So option A is the maximum possible kinetic energy of an electron. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ, हाँ ये भी देख सकते हैं 2019 में 2 फोटॉन्स जिनकी एनर्जी 0.5 MeV थी। ठीक है, ध्यान से, ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो अभी हमने एनिलिएशन समझा था, अगर आप ध्यान दें तो आपके सामने लाया भी जा सकता है। ठीक है, 0.5 MeV। ठीक, तो ये इस रिएक्शन का जस्ट उल्टा हो रहा है, 2 फोटॉन्स 0.5 MeV वाले मिल रहे हैं, तो क्या होगा ये मांगा गया है। ठीक है, तो 2 photons of energy this much are produced by electron positron annihilation, the wavelength associated with this। ठीक है, तो इतनी एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ बतानी है भाई, ये तो बहुत ही आसान हो गया। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc by lambda, so lambda is equal to hc by e, hc है 12400, ev एंगस्ट्रॉम में, और एनर्जी है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁶ eV। eV कैंसिल हुआ, ये आ गया 1.24 बाय 0.51 इंटू 10⁻, यहाँ 4 1 2 3 4 गए और 10⁻⁻12,
तो 2.4 समथिंग 480 मान लो इंटू 10⁻⁻12 विच इज 2.44 10⁻⁻12 के क्लोजेस्ट विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहां पर आपको मिल गया। और क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, अब थोड़ा रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं, फिर हम सारे क्वेश्चंस करने के लिए आजाद होंगे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी की जाए और फिर हम इस पर बेस्ड और सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे। तो देखें व्हाट डू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, क्या होता है? ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन independent of temperature and pressure, independent of temperature, pressure। ये सीधे सीधे कंसंट्रेशन पर निर्भर करने वाली रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, बहुत हाई एनर्जी के एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, तो प्रेशर टेम्परेचर से ये इन्फ्लुएंस नहीं होती। ठीक है, तो dN/dt रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके, इसको बोला जाता है dN/dt। किस रेट से डिके हो रहा है, इसी को एक्टिविटी भी बोला जाता है। रेट ऑफ डिके इज नोन एज एक्टिविटी इज इक्वल टू -λN। ठीक है, और अगर इसी इक्वेशन से आप n की वैल्यू निकाल लो, dN/n इज इक्वल टू -λ/dt, 0 से t, 0 पर जो n एक्टिव न्यूक्लियाई थे उनकी वैल्यू n0, t पर जो एक्टिव न्यूक्लियाई थे उनकी वैल्यू n। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा n इक्वल टू n0 e⁻ -λt। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, टाइम in which n becomes n equal to n0/2, उसको बोलते हैं टी हाफ, हाफ लाइफ, जिसमें एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या आधी हो जाए। ठीक है, जिस समय अंतराल में आधी हो जाए उसको बोलते हैं हाफ लाइफ सैंपल की। तो बस n इक्वल टू n0/2 डालोगे तो यहां आपको मिल रहा है e⁻ -λt इज हाफ। इसका मतलब t इज इक्वल टू टी हाफ की वैल्यू है ln2/λ। ठीक है, एक टाइम और होता है जिसको बोलते हैं एवरेज टाइम। ठीक है, एवरेज टाइम की डेफिनेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए हम बस एक फॉर्मूला दे दे रहे हैं आपको 1/λ। ठीक है, हाँ, आप ये भी एक एक्सप्रेशन याद सकते हो, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आफ्टर x half lives, after x half lives is equal to n0 divided by 2 to the power x। और टाइम स्पेंट कितना हो जाएगा x हाफ लाइफ में? ऑब्वियसली टाइम स्पेंट इज x इंटू टी हाफ। अरे एक हाफ लाइफ में कितना टाइम, जैसे एक हाफ लाइफ मान लो आधे घंटे, तो आधा घंटा, 4 हाफ लाइफ में आधा घंटा इंटू 4 बार हो गया तो 2 घंटे एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, अब इसको वापस इस जगह डाल दो, तो एक्टिविटी को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए इक्वल टू -λN0 e⁻⁻ इसको शुरुआत की एक्टिविटी बोल सकते हैं, तो एक्टिविटी इक्वल टू A0 e⁻⁻ तो एक्टिविटी वर्सेस टाइम और n वर्सेस टाइम का सिमिलर ग्राफ होता है जो कि है एक्सपोनेंशियल डिके। n
और एक्टिविटी वर्सेस टाइम। सिमिलर ग्राफ यहां से चालू होगा और डिके करेगा। कितनी देर में आधा हो गया, इसको बोलते हैं टी हाफ। टी हाफ। एवरेज टाइम क्या होता है 1/λ, मतलब 63% तक डिके कर जाता है। तो ये टी हाफ से थोड़ा ठीक है। एक्टिव न्यूक्लियाई, हाँ इसकी वैल्यू निकाल लो, अभी दिखाऊंगा तो वहां पर। हाँ ठीक है, टी एवरेज की वैल्यू के लिए एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको 1/λ रखा तो n नॉट बाई ई, n नॉट बाई ई, ठीक है, इन टाइम इक्वल टू टी एवरेज, इन टाइम इक्वल टू टी एवरेज। n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई है n नॉट बाई ई। n नॉट बाई ई कितना होता है, ये होता है 0.37, मतलब 1 बाई ई 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, ठीक है, तो ये पॉइंट n नॉट, मतलब 63% डिके हो गया और 37% बचा है, तो यहां पर कहीं आ जाएगा, ठीक है। यहां n नॉट बाई 2 था, यहां n नॉट बाई ई हो जाएगा और इस टाइम को टी एवरेज बोल देंगे, ठीक है। ठीक, एक्टिविटी भी 1/e टाइम्स हो जाएगी एंड सो ऑन। सारी कहानी जो रेडियो एक्टिविटी की है वो इस पेज पर लिखी हुई है, ठीक है। आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम अवेलेबल, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ें। When a sample of atom is irradiated by neutrons, active atoms are produced at constant rate which decay with decay constant lambda, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, आर रेट से कॉन्स्टेंटली कोई एटम प्रोड्यूस हो रहा है और इस डिके कांस्टेंट से वो डिके हो रहा है। द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आफ्टर टाइम टी, ठीक है, तो उसके डिके होने की दर dN/dt, एक तो R है और एक -λN है। ये डिके होना, ये प्रोड्यूस होना, दोनों मिलाकर नेट जो चेंज है वो ये है, ठीक है। एक्टिव न्यूक्लियाई के बदलने की दर, पैदा होना माइनस गायब होना, ठीक है, बस काम खत्म हो गया। तो dN/R माइनस लैम्डा n, dN माइनस R बाय लैम्डा n इक्वल टू dt। इंटीग्रेट t जब 0 समय था तो एक्टिव न्यूक्लियाई भी नहीं थे क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ था ही नहीं। t समय पर एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या n हो गई है, तो इसको इंटीग्रेट किया, ये आया ln R माइनस लैम्डा n बाय माइनस लैम्डा, 0 से n इक्वल टू t। उधर लेके गए ln R माइनस लैम्डा n माइनस ln n की जगह 0, तो ये आया R इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो इसमें बस अब मैथमेटिक्स बाकी है, उसकी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। ln ऑफ
r माइनस लैम्डा n डिवाइडेड बाय r इक्वल टू माइनस लैम्डा t। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 1 माइनस लैम्डा n बाय r इज e टू द पावर माइनस लैम्डा t, और n की वैल्यू आ गई r बाय लैम्डा 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, विच इज ऑप्शन सी। तो आपका ऑप्शन सी मैच हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ा जाए और कुछ क्वेश्चंस पर, विच आर, ये क्वेश्चन आया हुआ है एनएससीपी 2021 में। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ स्पेसिफिक एक्टिविटी, वही रेट ऑफ डिके की बात करें, इस न्यूक्लियाइड की एक सर्टेन एंशियंट टॉय में इतनी है 3/5 टाइम्स ऑफ दैट रिसेंटली फॉलन वुड, जो पत्ता या लकड़ी जो अभी अभी जो ट्री है उससे गिरी हो, उसमें एक्टिविटी ज्यादा थी, और उस वुडन टॉय में जो कि बहुत पुराना था उसमें 3/5 गुना हो गई है अभी के नए ट्री के कंपैरिजन में। हाफ लाइफ इतनी है तो समय क्या हो गया होगा। तो एक्टिविटी कितनी हो गई है, 3/5 टाइम्स ए नॉट हो गई है जो शुरुआत में होती है। ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये इक्वेशन है एक्टिविटी की भी। तो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी आ गया आपका 3/5। यहां से आप लैम्डा टी की वैल्यू ई टू द पावर लैम्डा टी इज 5/3, लॉग वगैरह लिया, टी की वैल्यू आ गई ln 5/3 डिवाइडेड बाय लैम्डा। पर टी हाफ दे रखा है, तो टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है ln 2 बाय लैम्डा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो टाइम मेरे पास आ रहा है, टाइम इक्वल टू टाइम डिवाइड बाय टी हाफ इक्वल टू ln 5/3 डिवाइड बाय ln 2। तो ये हो गया t इक्वल टू टी हाफ विच इज 5,5,7,0 ईयर्स इनटू ln 5/3 डिवाइडेड बाय ln 2। ठीक है, इस टाइप का काम आपको करना है। ठीक है, हाँ बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन से ये आपको कर लेनी है मेरे हिसाब से। ठीक है, किसी कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। देन अगर हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं तो एक और क्वेश्चन बहुत ही शानदार, मजेदार, लज्जतदार, लज्जत लज्जत पापड़। ठीक है, नेचुरल यूरेनियम ऑफ मिक्सचर इज दिस एंड दिस। ठीक है, ये दोनों मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, और मास 141 ग्राम अगर मिल रहा है आपका यूरेनियम, तो उसमें से 140 ग्राम 238 होगा और 1 ग्राम 235 होगा। ठीक है, इनकी जो रेडियो एक्टिविटी है उसका रेशो बताना है, द रेशो ऑफ रेडियो एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दीज टू आइसोटोप्स, मतलब एक्टिविटी ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ 2 बताना है। ठीक है, और अगर उनकी हाफ लाइफ इतनी इतनी है तो एक्टिविटी इज लैम्डा n, तो लैम्डा 1 n1 लैम्डा 2 n2। अब लैम्डा का रेशियो तो इनवर्स रेशियो ऑफ टी हाफ हो गया, तो टी हाफ ऑफ 2 डिवाइड बाय टी हाफ ऑफ 1 इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो होगा नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा नंबर ऑफ, मतलब बेसिकली मास का रेशियो। क्यों, हाँ इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है बट कहाँ डिफरेंस है, 238 235 लगभग सेम है। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहते हो तो आपको मोल्स का रेशियो लिखना पड़ेगा। इसके 140 ग्राम मिले तो 238 से डिवाइड होगा, ये इसका 1 ग्राम मिला और ये 235 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये आएगा एग्जैक्ट, बट
कैलकुलेशंस के लिए दे आर ऑलमोस्ट सेम। टी हाफ का रेशियो कर लेते हैं 7 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4.5 × 10⁹ इंटू 140 235 बटे 238। ये पूरी महाभारत आपको करनी है। इसको थोड़ा सॉल्व कर दें। 7 × 140 14 लिख देते हैं बाय 4.5 इंटू 235 बाय 238। कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 20 के आसपास लग रहा है। सात इंटू 14 इक्वल इंटू 235 इक्वल डिवाइडेड बाय 238 डिवाइडेड बाय 4.5 4.5 21.5। ठीक है, किसका रेशियो 21.5 है? ये तो रेशियो 1 के आसपास है। ये रेशियो 100 से भी ज्यादा हो जाएगा। ये 4 और ये 95, हाँ यही बैठ रहा है कुछ 22-23 के आसपास का रेशियो। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, ओके। 25 से कम है, 24 से भी कम है, 23 के आसपास 22 के आसपास बैठेगा। ठीक है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ FYQs की जो INPHO वगैरह में पूछे जा सकते हैं। ये भारी क्वेश्चंस हैं, तो दोस्तों ध्यान रखें। मुश्किल क्वेश्चन समझना मुश्किल होता है, पर हाँ समझ में आ जाए तो बहुत फायदे की बात होती है। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल लगे तो क्योंकि मुश्किल हैं। ठीक, तो एक प्रोटॉन है जो कोलाइड करता है स्टेशनरी न्यूट्रॉन से, ठीक है, और हीलियम न्यूक्लियस बन जाता है। For this reaction to take place, the proton must have kinetic energy of this much. अगर न्यूट्रॉन, if instead a neutron collide with a stationary proton, इस बार न्यूट्रॉन चलता हुआ आएगा और वो प्रोटॉन से, रुके हुए प्रोटॉन से टकराएगा। हीलियम न्यूक्लियस फिर से बनाना है। कितनी काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन के पास होनी चाहिए? ठीक, तो देखते हैं दोस्तों। दोनों ही केस में क्या होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन मान लेते हैं। ये रिएक्टेंट यहां पर है एनर्जी वाइज, और उस रिएक्शन को यहां ये प्रोडक्ट है। ये एक्सोअर्जिक रिएक्शन दिखा रहा हूं मैं, एक्सोअर्जिक। ये रिएक्टेंट है एनर्जी वाइज और ये प्रोडक्ट है। तो कई बार कुछ इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, ओके। हाँ, ये एक्सोअर्जिक है, शुरू में हम थोड़ी सी दे देंगे, बाद में रिलीज ज्यादा होगी तो ओवरऑल रिलीज होगी। इस वैल्यू को, इस डिफरेंस को क्यू वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ये होती है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ये गैप। ठीक है, ओके। वो इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो जो बाद में निकली वो है, उन दोनों का गैप क्यू वैल्यू होता है। ठीक है, हाँ, पर हम काम की बात क्या कर रहे हैं, तो यहां क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ के, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये कैसे पता? अरे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर हीलियम 3 बना रहा है यार, तो मास ऐड ही हो गए। तो हाफ m इंटू 2m इंटू m प्लस 2m, प्रोटॉन का मास m और न्यूट्रॉन का 2m मान रहा हूं, इंटू u स्क्वायर। ये लॉस जो कि चाहिए ही चाहिए, हर बार सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जंप करने के लिए, चाहे वो न्यूट्रॉन का लॉस हो, चाहे वो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो, इतना होगा। ठीक है, इस बार हाफ mu स्क्वायर, ये है प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी, और उसका कितना हिस्सा 2/3। 2/3 कुछ नहीं किया, ये मास अलग कर दिया, तो ये 2m, ये 3m। ये आपको दे रखा है कितना,
कितनी एनर्जी लेकर आता है 1.4, तो 1.4 इंटू 2/3 इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इज द लॉस जो कि कोलिजन में होना चाहिए, तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो। व्हेन ड्यूट्रॉन कोलाइड, जब ड्यूट्रॉन कोलाइड करेगा तब भी लॉस तो यही एक्सप्रेशन वाइज लिखा जाएगा, हाफ m2m इंटू m इंटू 2m, सॉरी m प्लस 2m इंटू v स्क्वायर। ठीक है, न्यूट्रॉन की, अब न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी हाफ 2mv स्क्वायर। ठीक है, और फैक्टर क्या बचा, हाफ 2mv स्क्वायर लिया तो 1/3 बचा। ये बराबर होनी चाहिए इसके, तो 1.4 इंटू 2/3 सॉल्व किया तो हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है वो आ गई हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर इज बेसिकली 2.4, 2.8, 1.4 इंटू दिस, तो 2.4, 2.8 EV, MEV सॉरी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को ज्यादा एनर्जी से आना पड़ेगा, तभी उतनी एनर्जी का लॉस हो पाएगा, या कहें रिएक्शन को उतनी एनर्जी मिल पाएगी जितनी पहले मिल रही थी। ठीक है, तो पहले यहां ये भी पूछ सकते थे हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन, आंसर होता 2.8/3 EV MEV। ठीक है, तो दोनों ही बार उतनी एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की इस बार 2.8 EV कहलाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एक न्यूक्लियाई है डिटीरियम और ट्रीटियम, जो कि फ्यूज होते हैं और उनके फ्यूज होने से हीलियम बन जाता है और एक न्यूट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, हीलियम को अल्फा पार्टिकल बोला इन्होंने। कैलकुलेट एनर्जी कैरीड अवे बाय न्यूट्रॉन एंड अल्फा, दो ही पार्टिकल निकल रहे हैं, तो जैसे कि अल्फा डीके में था, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस में बंटवारा हो जाता है किसका, एनर्जी का, जो भी क्यू वैल्यू है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रखा है ड्यूटेरियम, ट्रीटियम और हीलियम की, एंड बताना है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्यू वैल्यू या एनर्जी रिलीज्ड कौन कौन बन रहा है हीलियम, तो 4 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ हीलियम, जो कि है 7 माइनस। ठीक है, यहां भी थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2, ये 1 और ये होता है न्यूट्रॉन 2 और ये होता है 3। ठीक है, तो 3 2 5 और ये 2 और 0। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक, तो अगर मैं वैल्यूज दूं तो दो प्रोटॉन उधर चले गए। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़े। तो इसमें बात करें तो एक हुआ अब कौन है, ये है ट्रीटियम के कितने हैं, 3, तो 3 इंटू कितना था, 2.8 था शायद, 2.8। ये टूट रहा है, टूटने में एनर्जी खर्च होगी, माइनस कौन बचा, डिटीरियम का है 1, मगर उसका एटॉमिक मास था 2, तो 2 इंटू 1 और वैल्यू आ गई 28 माइनस 3 2 6 8 3 24 8.4 माइनस 2
10.4, ये हुआ 17.6 और यूनिट थी MeV। इतनी कुल मिलाकर एनर्जी मिली। और अगर आप मासेस का रेशियो देखोगे तो 4:1 में बंटवारा इस एनर्जी का होना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इनवर्स रेशियो में बटेगा 17.6 × 4/4+1 और ये हो गया, कुछ निकाल लेंगे। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन, हीलियम होगा 17.6 × 1/4+1, ऑब्वियसली MeV। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस आपको करनी है और इस कैलकुलेशन को करके आप इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये कैलकुलेशंस आपको ही करनी है और हम आते हैं नेक्स्ट उस पर। एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए। ये बोलता है एक फ्री मोशनलेस न्यूक्लियस है, 10 का मास नंबर दे रखा है। वो एक फोटोन एमिट करता है जिसकी एनर्जी 22.6 keV है, which is absorbed by another 10 nucleus approaching the, तो क्या है बेसिकली, ये 10 न्यूक्लियस था रेस्ट पर, इसने एक गामा फोटोन रिलीज किया इस दिशा में, मान लो तो ये उल्टा भी भागा होगा, इन दोनों का मोमेंटम सेम रहा होगा, प्लस यहां एक और न्यूक्लियस दौड़ता हुआ आया 10 का ही इस दिशा में, और जब ये दोनों मिले तो एक स्टेशनरी 10 का न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो भाई सेम ही ट्रांजैक्शन हुआ होगा जो यहां एक रेस्ट वाला जब इन दो में टूटा और फिर ये भागता हुआ जब इस भागते हुए फोटोन से मर्ज हुआ और मिल गया और रुक गया, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल मामले हैं। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी रही होगी वही इसकी वेलोसिटी रही होगी और फिर वो रेस्ट में आ गया होगा। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये चीज दिख रही है। ओके, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मूविंग न्यूक्लियस इफ इन द एमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, if in the emission and absorption of gamma photon transition of nuclei takes place between the same energy level। यहां जो एनर्जी इसकी घटी, इसकी उतनी एनर्जी बढ़ गई तो सेम फोटोन रिलीज और एब्जॉर्ब हुआ है, बस इतनी सी बात है। रेस्ट एनर्जी ऑफ 10 न्यूक्लियस 113 GeV। तो इसकी हमें स्पीड बतानी है। मोमेंटम तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ 10 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में। सो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एनर्जी ऑफ फोटोन बाय c, that is the momentum of photon। so energy of photon is 22.6 keV 10⁻³ eV by c। अब व्हाट इज मास, रेस्ट एनर्जी दे रखी है तो उसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ 10 इज एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस E डिवाइडेड बाय c² इनटू स्पीड ऑफ, तो v की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप इसको इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू आएगी v इक्वल टू c² इंटू 22.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एनर्जी विच इज 113 गीगा होता है 10⁻⁹। ठीक है, किलो मेगा गीगा ऐसे होता है। ठीक है, और बस ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को थोड़ा सॉल्व करते हैं
ये बचा सी इज 3 इंटू 10⁸ इंटू 22.6 इंटू 10⁻³ बाय 113 इंटू 10⁹ ये और ये लगभग 5 हो गया और ये लगभग 0.6 हो गया। तो 0.6 10 से गया 10⁻², 300/5 इज 60 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ दैट न्यूक्लियस। जो हिट करेगा तो फाइनली रुक जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा काम का है। ठीक है, पर हाँ बेसिकली मैकेनिक्स और बेसिक एनर्जी ट्रांजैक्शन आपको सिखा रहा है। देन हम आते हैं प्लूटोनियम, दिस ये होमवर्क लेके जाओ। ठीक है, ट्राई करना, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर, यहां इसका आंसर भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल मेक अ स्मॉल शॉर्ट वीडियो ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पोस्ट इट देयर। ठीक है, हाँ तो अब आते हैं इस पर। ये एक अच्छा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बताता है ये कहता है एक पॉइंट लाइक रेडियो एक्टिव सैंपल है जो इस लैम्डा डिके कांस्टेंट से डिके होता है, which is at a distance r0 from a radiation counter start moving toward the counter। ठीक है, मतलब ये एक सैंपल है और ये एक काउंटर है। काउंटर मतलब कोई भी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कुछ न्यूक्लियाई भागेंगे। न्यूक्लियाई इसके निकले हुए इधर 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 चारों दिशाओं में जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ उसमें भी जाएंगे। ठीक है, अब वो कहता है इफ द काउंट नंबर रिकॉर्डेड बाय काउंटर, इसको जितने डिके पर सेकंड मिल रहे हैं वो कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। होगा क्या, अगर इनके बीच की दूरी कांस्टेंट कर दें तो शुरू में ज्यादा तेजी से डिके करता है क्योंकि नंबर ज्यादा थे। जैसे जैसे डिके करके इसके एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या कम होगी, रेट ऑफ डिके भी कम होता जाएगा, जिसकी वजह से अगर दूरी उतनी ही रहे तो इसको समय के साथ कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलने लगेंगे। बट वो कहता है इनकी दूरी कुछ ऐसे बदली जा रही है कि उसको मिलने वाले पार्टिकल्स की संख्या सेम रहती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पास आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको बताना है दूरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, एक्सप्रेस स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना, दूरी नहीं, सॉरी। ठीक है, तो मान लेते हैं इनके बीच में अभी इस क्षण पर दूरी है, शुरू की दूरी दे रखी है r0 और r0 जब दूरी थी तो जो काउंट था वही काउंट किसी भी और समय रहेगा। ठीक है, तो एक समय पर दूरी मान लेते हैं, दूरी हो गई है इनके बीच की, काउंटर यहां है, इस समय पर दूरी हो गई है r। ठीक है, तो और समय हो गया है t। तो इस समय जो रेट ऑफ डिके था dN/dt वो कितने एरिया में फैल रहा होगा, वो फैल रहा होगा πr² में। तो 1/r²। ठीक है, और ये हो गया नंबर पर यूनिट एरिया, उसको मिल रहा होगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज कांस्टेंट और वो किसके बराबर होगा, dN/dt at t = 0 इंटू 1/r02 इसके बराबर होगा। ठीक है, तो बस यहां से हमारी कहानी चली। किसी भी समय पर dN/dt की वैल्यू λn और 1/r² इज इक्वल टू ये हो गया हाउ मच
डी एन बाई डी टी किसी शुरुआत के क्षण पर लैम्डा एन नॉट 1/r0 का स्क्वायर, लैम्डा गायब, आर की वैल्यू आ गई, आर इक्वल टू रूट लिया, आर इक्वल टू r0 हाउ मच n बाय एन नॉट का रूट, ठीक है। n को लिखा n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और एक्सप्रेशन आ गया r इक्वल टू r0 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी की पावर हाफ। तो r इक्वल टू r0 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाई 2। ये आ गया r एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हमें तो स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ चार्ज चाहिए, तो dr बाई डी टी इज इक्वल टू v, r0 कांस्टेंट है, लैम्डा बाई 2 आगे आ गया, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाई 2। ये एक्सप्रेशन आ गया है स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का, ठीक है। ओके, हाँ, हमने एक और चीज एक्स्ट्रा निकाल दी है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या दूरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, काफी काम का। हमने क्या किया, जिस रेट से डिके हो रहा था वो पूरे 4πr² में फैलता, ठीक है। तो डिवाइड बाय r², 4π दोनों जगह करने का कोई फायदा नहीं है। डिवाइड बाय r² इज दी नंबर पर यूनिट एरिया। इस जो भी काउंटर है उसका एरिया नहीं बदलेगा, तो वो भी दोनों जगह आता, तो वो भी नहीं लिखा। तो इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू dn by dt 1/r² विच इज कांस्टेंट विद टाइम। तो शुरुआत की और अंत की दोनों जगह की लिखकर, अंत की मतलब टी टाइम पर लिखकर इक्वेट किया, आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, हाँ भले ही आपको छोटा लग रहा हो बट ट्रिकी बिजनेस है ये, ठीक है। देन वन मोर, एक और शानदार प्रॉब्लम। एक डोज है कंटेनिंग रेडियो एक्टिव F, कोई एलिमेंट है F18 जिसका मास है, वैसे फ्लोरीन होगा, ठीक है। ओके, इज शेड्यूल्ड टू बी प्रिपेयर्ड एट 6:10 AM, 6:10 पे उसको बनना था और 1 ml दिया जाना था पेशेंट को 8 बजे, ठीक है। इफ द पेशेंट रीचेस क्लिनिक लेट, अब वो पेशेंट जो है वो लेट पहुंचा, टेक्स द डोज एट 8:55, उसने डोज ली 8:55 पे। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ डोज शुड बी गिवन टू पेशेंट अगर हाफ लाइफ इस एलिमेंट की इतने 110 मिनट है तो, ठीक है। तो ध्यान से देखें, पेशेंट लेट आया, ठीक है, गलती है पेशेंट की, मगर इतनी भी बड़ी नहीं कि उसको आप दवाई खराब या गलत दे दो। तो हाँ, तो हम क्या बोलने वाले हैं, पेशेंट शुड गेट, पेशेंट शुड गेट सेम नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। भले वो लेट आया मगर उसको सेम नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई मिलने चाहिए थे, ठीक है। 6:10 पर बन के 8 बजे कितना टाइम हो जाएगा, एक हाफ लाइफ हो जाएगी ना, हाँ, 6:10 से 8 110 मिनट हो जाएंगे, तो एक हाफ लाइफ, ठीक है। तो मान लो एक हाफ लाइफ के बाद कितने बचते एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या जो बना था 6:10 पे उसके बटे 2, ठीक है। तो एट 8 1 ml contain how much n0/2 एक्टिव न्यूक्लियाई,
एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। इफ एन नॉट आर एक्टिव न्यूक्लियाई एट at 6 AM, ठीक है। ओके, 6 AM पर 1 ml में नॉट थे, वही 1 ml में 8 बजे 8 AM पर कितने हो जाएंगे, n0/2। तो मतलब उस पेशेंट को n0/2 चाहिए थे, ठीक है, उसके बॉडी में n0/2 एक्टिव न्यूक्लियर डालने थे आपको, पर लेट हो गए 8:55 पे। तो 1 ml में 8:55 पे कितने हो जाएंगे, कितनी हाफ लाइफ हो गई, 55 मिनट और चले गए, मतलब इस हाफ लाइफ का आधा और हो गया, ठीक है, हाफ ऑफ हाफ लाइफ, या कहें कितनी हाफ लाइफ हो गई स्टार्टिंग के कंपैरिजन में, 1.5 हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई in 1 ml at 8:55 is equal to n0/2 to the power 3/2, क्योंकि 1.5 हाफ लाइफ हो गई है, ठीक है। बट हमें तो n0/2 चाहिए 1 ml में इतना, तो n0/2 लाने में कितना, तो अब यूनिटरी मेथड, 1 ml में n0/2√2, इट एम्प्लाइज n0/2 अगर आपको करना है तो कितना ml ले लो, √2 ml, बस n0/2 लाने में √2 ml लगेगा, तो √2 ml उसको दे देंगे कितने बजे, 8:55 पे, और कहानी सेट हो जाएगी, उसको n0/2 एक्टिव न्यूक्लियाई मिल जाएंगे, मगर 1 ml में नहीं, √2 ml में मिलेंगे, और उसकी कहानी सेट हो जाएगी, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक बात है, पेशेंट शुड गेट द सेम नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। लेट आया यार, फंस गया जाम में, ठीक है, ओके। और कुछ IIT एडवांस के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि ये शानदार क्वेश्चन है, 2015 का आया हुआ, थोड़ा पुराना है बट IIT एडवांस का अच्छा क्वेश्चन है। एक फिशन रिएक्शन है, यूरेनियम 236 ZE, ज़ेनन बोलते हैं शायद, और SR और X और Y में टूटता है, दिस आपको सबकी क्या दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, आपको सारे कंजर्वेशन लॉ का ध्यान रखते हुए करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन कौन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम X और Y पर बात करते हैं। X और Y पर जब बात करेंगे तो इक्वेशन थोड़ी सी हमें बेहतरी की ओर दिखाई देगी, अगर यहीं पर हम सॉल्व कर दें तो भी पॉसिबल है। 92 ये हो गया, 54 + 38, 54 + 38 92 ही हो जाता है, 8 4 12, 3 और 5 1 8 9 92। तो ये इनके एटॉमिक नंबर 0 होने चाहिए। X और Y में कोई भी प्रोटॉन नहीं हो सकता, X और Y में कोई भी प्रोटॉन नहीं हो सकता, गलत हो गया, ठीक है। बचे 2 ऑप्शन, और दोनों को न्यूट्रॉन बोल रहे हैं, तो दोनों ही सही हो सकते हैं। अब बात करते हैं वैल्यूज की, ठीक है। एक तो कॉमन सेंस से हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। जब भी इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इट्स अ जनरल कंसीडरेशन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इनकी वैल्यूज फिक्स होंगी, पर हाँ ऐसा देखा जाता है कि जो भी Q वैल्यू है वो इनवर्स रेशो में बढ़ती है, ठीक है। 2 पार्टिकल के लिए तो एब्सोल्यूट इनवर्स रेशो में, मगर हाँ ऐसा देखा जाता है कि जो भी रिएक्शन हुई उसमें जो Q वैल्यू है, हल्के पार्टिकल को उसका ज्यादा शेयर मिलता है और भारी पार्टिकल को उसका कम शेयर मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन हल्का है, हल्का दिख रहा है ये SR,
तो एस आर की एनर्जी ज़्यादा होगी और जेड ई एक्स ई की वैल्यू कम होगी। तो एस आर की एनर्जी ज़्यादा और एक्स ई की कम, क्योंकि बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ एस आर की ज़्यादा और एक्स ई की, सॉरी एस आर की कम और एक्स ई की ज़्यादा, तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको ये वैल्यू भी निकालनी हो 129 और 86, ये कैसे होंगी या ये कैसे आ रही है, तो आपको थोड़ा और डीप जाना होगा। आंसर हम मार्क कर चुके हैं बिना सॉल्व किए, सही भी है। और ये बोल रहा है कि ये 2 EV 2 MEV लेके भाग गए। ठीक है, तो कॉमन सेंस से भी आंसर हम मार्क कर सकते थे। अब मगर फिर भी अगर ये वैल्यूज भी थोड़ी सी पलट पलट के दे देते तो कैसे निकालते, उस पर बात कर रहे हैं। तो Q वैल्यू पूरी रिएक्शन की हम निकाल के दे रहे हैं। Q वैल्यू कैसे आएगी, कौन बने, ये दो बने, तो ये दो कौन है, XE की है 7.5 और SR की है 8.5। तो 140 इंटू 7.5 ये रिलीज हुई, प्लस 94 इंटू 8.5 8.5 ये भी रिलीज हुई, माइनस कौन टूटा, यूरेनियम 236 टूटा। तो मैंने लगता है गलत लिख दिया, हाँ यूरेनियम का था 7.5, इसका तो 8.5 8.5। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों। 8.5 8.5 और ये है 236 7.5 7.5, इतनी पूरी एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम के पास। कितना हो गया ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस कर दें। ठीक है, तो 2 इंटू 234 ही कर लेते हैं इसको। 234 इंटू 8.5 माइनस 234 इंटू 7.5 माइनस 2 इंटू 7.5। ठीक है, से ब्रेक करके लिख दिया। ये हुआ 1 और 234, तो 234 माइनस 15 विच इज 219 MeV इज द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। इतनी कुल मिलाकर एनर्जी रिलीज होगी। 2 और 2 X और Y लेके भाग गए, तो एनर्जी ऑफ XE प्लस एनर्जी ऑफ SR मिलकर आई 219 माइनस 4 विच इज 215। तो इनको 215 मिली और अब इनका रेशो इनवर्स रेशो में बंटवारा कर दिया जाए तो बस आंसर आ जाएगा आपका 215। इन दोनों को आप ऐड करोगे 86 प्लस 129 इज 215। ठीक है, इनवर्स रेशो में बांट दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। ये IIT एडवांस में, ये NACP INPHO बहुत सारे फेमस एग्जाम्स में बहुत बहुत कॉमन है। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल थे। ठीक है, बट वो कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर समझें ध्यान से। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अलविदा लूँगा और ये वाला चैप्टर यहीं पर विराम लगाते हैं इसको। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली एंड वेरी पेशेंटली। और अब आप मजे करें मेहनत के साथ साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।